और कांग्रेस की ये लिस्ट, पहली लिस्ट आ चुकी है, 39 उम्मीदवारों के नाम है। और ये चीज लगातार ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में जो दिग्गज हैं वो, हालांकि एक कार्यक्रम भी मैंने लिया था, उसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिग्गज चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। भूपेश बघेल से पत्रकारों ने पूछा, पूर्व सीएम भूपेश बघेल से, कि आप कहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो वो चुप थे, कुछ ही नहीं बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्पोक पर्सन से आप ये बातें कीजिएगा, वो बताएंगे। लेकिन जो ये पहली लिस्ट आई है उसमें भूपेश बघेल को राजनांदगांव से लड़ाया जा रहा है। तो ये जो सारी ये बातें चल रही थी उसको एक तरह से विराम लग जाना चाहिए कि हाँ, जो दिग्गज हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जी रमेश शर्मा जी। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, विराम लग जाना चाहिए। ये बात सही है कि जितने भी दिग्गज थे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और उत्तर प्रदेश के, उन सब लोगों ने चुनाव लड़ने से अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी। लेकिन फिर भी एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है, वो वरिष्ठों को मैदान में उतारती है। जैसा कि हमने विधानसभा में भाजपा को देखा था, उन्होंने कई लोगों को जिनकी अनिच्छा नहीं थी, जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा था कि मेरी अनिच्छा नहीं है, फिर भी लड़ाया। और मैं समझता हूँ ये जो राजनांदगांव से उन्होंने भूपेश बघेल जी को टिकट दिया है, मान करके चलिए कि राजनांदगांव में अब फाइट जो है बहुत तगड़ी होगी। अभी चूंकि छत्तीसगढ़ में 11 में से भाजपा के पास 9 सीटें हैं, वो 2 सीट शायद कांकेर और बस्तर की कांग्रेस के पास है। तो अब ये मुझे लग रहा है कि उसमें से अगर वो एक सीट भी छीन लेंगे, राजनांदगांव में निश्चित रूप से भूपेश बघेल के कारण लड़ाई तगड़ी होगी और कांटे का मुकाबला होगा। ये टिकट उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। वायनाड से बीच में खबर आई थी, आप कंफर्म करिएगा कि वायनाड में शायद लेफ्ट ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा कर दी है। अगर लेफ्ट का वहां पर उम्मीदवार होगा खड़ा तो राहुल गांधी को थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो लेफ्ट के कदम पीछे हटा लेगी। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के खड़े होने से राजनांदगांव में लड़ाई अच्छी तगड़ी होगी। जी, लेकिन राहुल गांधी के बारे में एक बात और आ रही थी कि जैसे कि अमेठी से स्मृति ईरानी को उतारा गया, तो ऐसे भी ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि राहुल गांधी को जो कांग्रेस है वहां अमेठी से भी उतारे। तो क्या ऐसी भी संभावना हो सकती है कि राहुल गांधी इस बार फिर 2 जगह से चुनाव लड़ें और अमेठी से भी वो लोकसभा का पर्चा भरें या उन्हें टिकट दे दिया जाए? देखिए, ये संभावना तो पूरी है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अमेठी के बजाय वो रायबरेली चुन सकते हैं, क्योंकि रायबरेली से सोनिया जी थी, वो अब राज्यसभा में चली गई हैं। तो रायबरेली की सीट खाली हो गई है। हालांकि बीच में ये मीडिया में खबर आई थी कि रायबरेली से प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने उसका खंडन किया है। तो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस रायबरेली को लेकर के तो बना हुआ है। वैसे इस बार का पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी शायद एक ही स्थान से चुनाव लड़े, लेकिन अगर 2 से भी लड़ने तो आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी सीट अगर वो चुनेंगे तो मुझे जो लग रहा है वो रायबरेली चुन सकते हैं। जी, लेकिन एक चीज देखा जा सकता है कि अगर जो 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, तो अगर जो अमेठी की हम अगर जो बात कर लें, यहाँ पर स्मृति ईरानी तो चुनाव मैदान में इस समय हैं, बीजेपी ने उनका नाम जो है घोषित कर दिया है। लेकिन ये एक तरह से कांग्रेस का गढ़ था, एक पारंपरिक, ये कहा जा सकता है कि एक तरह से परिवार की सीट बन गई थी वो। लेकिन स्मृति ईरानी ने 2019 में उस गढ़ को ढहा दिया। ऐसे में कांग्रेस उसे प्राप्त करना तो चाहेगी ही। तो क्या लगता है आपको कि कोई और रणनीति कांग्रेस वहां बनाएगी स्मृति ईरानी को घेरने के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर कांग्रेस कोई ना कोई रणनीति तो बनाएगी। ये रणनीति रायबरेली के लिए भी, ग्वालियर के लिए, अमेठी के लिए भी ये रणनीति तो उनकी बनेगी। लेकिन एक राहुल गांधी जी को लेकर के ये है कि अमेठी का चुनाव जीतने के बाद वो जो भाजपा की जो उम्मीदवार है वो स्मृति ईरानी, वो उन्होंने हमेशा सक्रिय दौरा किया है, सभाएं ली हैं और लगातार सक्रिय रही हैं। लेकिन अमेठी में राहुल गांधी जी चुनाव हारने के बाद उतने सक्रिय नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में चूंकि अगर वो लगातार सक्रिय रहते, सभाएं करते, लोगों से मिलते जुलते, तो फिर इस बात की संभावना थी और वो चुनौती दे भी सकते थे। लेकिन उनकी जो निष्क्रियता थी वो निष्क्रिय था। या फिर अगर रणनीति के तौर पर प्रियंका गांधी को वहां भेज दें, ये संभावना हो सकती है, क्योंकि अमेठी में प्रियंका जी ने कुछ कार्यक्रम किए थे, कुछ बैठकें भी उन्होंने कार्यकर्ताओं की थी। अगर अमेठी को रणनीति की दृष्टि से और फिर जिस तरीके से प्रियंका जी की
प्रस्तुतिकरण कांग्रेस कर रही है, उनका जो लुक है या बोलने का अंदाज है, कई बार तो वो कपड़े भी इंदिरा जी जैसा पहनती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उस विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। तो हुआ है कि चूंकि प्रियंका जी की राहुल गांधी की तुलना में अमेठी में प्रियंका जी ने यात्राएं ज्यादा की हैं, तो ये तो रणनीति में मान सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी अमेठी जाएंगे और उनको सफलता मिलेगी, ये फिर आने वाला भविष्य ही बताएगा इसको। जी हैं यहाँ पर रमेश शर्मा जी की अगर जो छत्तीसगढ़ की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर जांजगीर चांपा जो कि 80 सीट है, यहाँ पर कांग्रेस ने शिव कुमार डहरिया को चुनाव मैदान में उतारा है। इस शिव कुमार डहरिया को लेकर के क्या कुछ समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, ये कुल मिलाकर के वो थोड़ा जातीय समीकरण को ध्यान में रख करके उन्होंने उतारा है यहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर भाजपा अपेक्षाकृत अच्छी टक्कर देगी और रिजल्ट यहाँ पर जो कि अभी उनके पास ये सीटें हैं, तो इसमें रिजल्ट में कुछ बदलाव आएगा, इसकी मुझे संभावना कम दिखती है जी। अभी तो कुल मिलाकर के मुझे जो संभावना दिख रही है वो राजनांदगांव की टक्कर और बस्तर पर कांग्रेस अच्छी हावी हो सकती है, लेकिन कांकेर में टक्कर अच्छी होगी जी। अगर कोरबा की बात किया जाए, कोरबा की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर ज्योत्सना महंत, ज्योत्सना को यहाँ पर टिकट दिया गया है। समीकरण क्या कहते हैं, किस समीकरण के आधार पर कांग्रेस? जी जी देखिए, मोटे तौर पर ये क्योंकि इनका संबंध जो है वो महंत परिवार से इनका संबंध है, तो कुल मिलाकर के ये प्रभावशाली टिकट तो है, लेकिन और प्रभावशाली टिकट के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी थोड़ा सा प्रभाव है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्थिति अपन हफ्ते 10 दिन बाद वातावरण क्या बनता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो निचला स्तर का कार्यकर्ता है वो इनको कितना स्वीकार करेगा, इस पर फिर काफी कुछ निर्भर करता है। तो ये मैं समझता हूँ एक आध हफ्ते बाद ये तस्वीर क्लियर होगी इनकी। दुर्ग लोकसभा की जो सीट थी उसमें हम आपको बताएं कि यहां पर राजेंद्र साहू को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। अभी जो लिस्ट जारी हुई है, लिस्ट हमारे पास आ रही है, तो एक एक करके जो लिस्ट आ रही है हम आपसे बता रहे हैं। तो यहां पर दुर्ग से राजेंद्र साहू को टिकट कांग्रेस ने दिया है। क्या यहां की क्या समीकरण है, अगर जो इस समय अगर जो देखा जाए वर्तमान में? जी 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 देखिए, मोटे तौर पर राजेंद्र साहू का समीकरण जो उन्होंने निकाला है वो भी जातिगत आधार पर निकाला है। राजनांदगांव क्षेत्र में साहू समाज न केवल बहुत सक्षम समाज माना जाता है, बल्कि उनका जो बाजार का संपर्क है, उधार देन लेन का व्यापारिक संपर्क भी है, वो पूरे आदिवासी क्षेत्र में भी है। तो मैं समझता हूँ ये टिकट भी अच्छा प्रभावशाली टिकट है और ये प्रभावशाली टिकट होने के साथ साथ भी टक्कर इसमें अच्छी होगी जी। अगर रायपुर से देखा जाए तो रायपुर से विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है जी। समीकरण क्या कहते हैं? ये निश्चित रूप से ये एक करके जल्दी हम इस पर बात कर लें, क्योंकि जी 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 ये निश्चित रूप से ये ब्राह्मण फैक्टर को देख करके दिया गया है, क्योंकि रायपुर में कहीं ना कहीं विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल और फिर श्यामाचरण जी के चिरंजीव, इन सब का प्रभाव रहा है। हालांकि भाजपा ने वहां पर ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया है, जो लगातार 80 से बराबर चुनाव जीत रहे हैं। एक प्रभावशाली और तेज तर्रार नेता ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, तो यह टक्कर अच्छी होगी, लेकिन ब्रजमोहन भारी पड़ेंगे ऐसी मुझे संभावना दिखती है यहाँ पर जी। ब्रजमोहन भारी पड़ेंगे अगर रायपुर में अगर जो देखा जाए तो विकास उपाध्याय को ब्राह्मण फैक्टर को देखते हुए यहाँ पर उतारा गया है, लेकिन वो अग्रवाल जो ब्रजमोहन अग्रवाल है उनके सामने आपके कहने के अनुसार कि यहाँ पर टक्कर जो है दिखेगी, लेकिन भारी पड़ेंगे अग्रवाल जी। तो अगर जो आगे देखा जाए महासमुंद की तरफ अगर जो रुख करें तो वहां से ताम्रध्वज साहू को चुनाव मैदान में उतारा गया है जी। रमेश शर्मा जी, ताम्रध्वज साहू को जी। निश्चित रूप से ताम्रध्वज चूंकि विधायक भी रह चुके हैं और उनका भी वहां पे क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। जैसा कि रायपुर संभाग में अगर आप देखें जो ब्रजमोहन का है, ठीक उसी तरह का प्रभाव वहां ताम्रध्वज साहू को है। तो अभी ये जो टिकट अपने जितने नाम आपने गिनाए हैं, स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक अच्छी टक्कर देने की दृष्टि से ये सारे के सारे उम्मीदवार उतारे हैं। जैसा कि अपन कल तक मान करके चल रहे छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में एक तरफा जैसी जीत होगी, तो मैं समझता हूं अब सीट कितनी मिलती है ये तो भविष्य पर निर्भर है, लेकिन
ताम्रध्वज साहू या भूपेश बघेल हैं या ये राजनांदगांव के उम्मीदवार हैं, ये स्वाभाविक रूप से टक्कर, या रायपुर का उम्मीदवार भी ये टक्कर बहुत अच्छी देंगे। एक कड़ी टक्कर की स्थिति तो कांग्रेस ने बना ली है। अब ये नहीं माना जा सकता कि 11 में से 9 अभी भाजपा के पास हैं, वो 9 अपनी बरकरार रख पाएगी, बढ़ाएगी कि कम हो जाएगी। लेकिन अभी ये जो 5-7 उम्मीदवार आपने बताए हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत सक्षम उम्मीदवार और अच्छी टक्कर वाले उम्मीदवार हैं। जी, एक चीज और, इस सूची को देखने से लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटका और अगर जो देखा जाए तो और मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और तेलंगाना, त्रिपुरा यहाँ के उम्मीदवारों को पहली लिस्ट में स्थान दिया गया है। ये क्या दर्शाता है? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। कर्नाटक में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार वहां पर जरूर है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस की सरकार वहां पर एक विधेयक लाई है अभी 15-20 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिरों के चढ़ावे पर टैक्स लगेगा और चर्च को और जो उसका अनुदान उन्होंने बढ़ाया है, वक्फ बोर्ड का और चर्च का जो अनुदान बढ़ाया है, उसको लेकर के भाजपा ने वहां पर एक पूरा का पूरा एक अभियान छेड़ रखा है। तो मैं समझता हूं उसको ध्यान में रख करके कांग्रेस ने जो पहले उत्तर प्रदेश या राजस्थान या अन्य राज्यों के अलावा कर्नाटक और इन क्षेत्रों में जो घोषित किया हुआ है, वो मैं समझता हूं ताकि उम्मीदवार रह करके ये जो भाजपा सामाजिक और राजनीतिक वातावरण बना रही है, उसको रोकने की दृष्टि से कांग्रेस ने वहां पर कैंडिडेट घोषित किए हुए हैं। इसी तरीके से जो तेलंगाना और दूसरे राज्यों में भी आप अगर देखेंगे पिछले 15 दिन में इसी पट्टी में मोदी जी की यात्राएं चल रही हैं, और मोदी जी की यात्राओं से ये जो वातावरण बन रहा है, उस वातावरण को समय रहते कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आज जो उम्मीदवार घोषित किए हैं उसी सारी की सारी पट्टी में उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जहां पिछले 10, 12, 15 दिनों में मोदी जी की सक्रियता रही है। जी, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, छत्तीसगढ़ के कुछ सीटों पर अगर जो देखा जाए तो करीब 6 या 7 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। जी, ये इन उम्मीदवारों को देखकर क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस ने कोशिश की है कि दिग्गजों को मैदान में उतार करके एक संदेश दिया जाए, और कुछ सीटें अगर समीकरण में बन जाती है तो उनके खाते में आ जाए, ये कोशिश की गई है। जैसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से उतारा गया है। राजनांदगांव ओबीसी बहुल सीट है, ओबीसी की वहां पर संख्या काफी अधिक है, और इसी गणित के आधार पर भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उतारा गया है। और कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये होगी कि संतोष पांडे जो कि वहां के मौजूदा सांसद है, उनको पटकनी वहां पर भूपेश बघेल के माध्यम से दी जा सके। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो एक चीफ मिनिस्टर है उसका अपना एक ऑरा होता है, उसका अपना एक चेहरा होता है। अभी वो पाटन से जीत करके विधानसभा में पहुंचे हैं, तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी यदि ओबीसी वोट बैंक को वहां पर साधने में सफल हो जाती है तो निश्चित तौर पर मुकाबला जो है उसको कांटे का बनाया जा सकता है, कांग्रेस वहां पर बना सकती है। लेकिन दूसरी बात ये भी देखने की होगी कि मोदी लहर जो है वो कितना प्रभावित करता है, क्योंकि कई बार मोदी लहर में सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। वहां पे कोई समीकरण, सामाजिक समीकरण, स्थानीय समीकरण कुछ भी काम नहीं करता है, फिर मोदी लहर ही होता है। तो ये बात है। ताम्रध्वज साहू को उसी समीकरण के आधार पर महासमुंद भेजा गया है। महासमुंद वो दुर्ग से आते हैं, लेकिन दुर्ग से उनको हटा करके दुर्ग से महासमुंद भेजा गया है। महासमुंद में साहू लोगों की संख्या काफी अधिक है, ओबीसी वोट बैंक की संख्या काफी वहां पर अधिक है। तो और ताम्रध्वज साहू समाज के प्रमुख पदों पर रहे हैं, कांग्रेस के ओबीसी जो विंग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो एक बड़े दिग्गज को फिर कांग्रेस पार्टी ने दुर्ग से महासमुंद भेज दिया है। तो वहां पर भी उनकी कोशिश वही है कि ओबीसी समीकरण में अगर कुछ जी ओबीसी समीकरण ताम्रध्वज साहू और राजनांदगांव को भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट अगर कोई कही जा सकती है तो वो रायपुर की सीट है, क्योंकि
जी। बृजमोहन अग्रवाल उनका अपना नेटवर्क, उनके कार्यकर्ताओं का की पूरी फौज और उनके लिए काम करने वाले लोग न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी से अलग इवन दूसरे दलों में भी उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं, बहुत सारे लोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे दल के लोग भी उनके लिए काम करने लग जाते हैं, ऐसा उनका व्यक्तित्व है। और मोदी का लहर है। रायपुर की 7 सीटें विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो सबसे मजबूत सीट रायपुर है। वहां पर सामने विकास उपाध्याय को रखा गया है, लेकिन वो बहुत, जैसा कि शर्मा जी कह रहे थे, बिल्कुल बात वही है कि बृजमोहन अग्रवाल के सामने विकास उपाध्याय कमजोर प्रत्याशी है। वहां से कोशिश की जा रही थी भूपेश बघेल को सामने लाने की। भूपेश बघेल से कहा भी गया था कि आप चुनाव लड़िए रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल के सामने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनकी अपनी मित्रता बृजमोहन अग्रवाल से भी है। बृजमोहन अग्रवाल से भूपेश बघेल की मित्रता किसी से छुपी हुई नहीं है। राजनीतिक शत्रुता अलग है, लेकिन उससे हटके दोनों की मित्रता है और इसलिए दोनों मित्र आमने सामने नहीं आए। ज्योत्सना महंत, अगर कोरबा की बात की जाए तो कोरबा में फिर से ज्योत्सना महंत को दिया गया है टिकट। वहां पर सरोज पांडे गई हैं। सरोज पांडे दुर्ग से गई हैं कोरबा। तो एक बाहरी प्रत्याशी का जो मसला होता है, कांग्रेस पार्टी उसको ऊपर करने की कोशिश करेगी और अगर ये कार्ड कहीं चल जाता है तो मुकाबला दिलचस्प वहां पर होगा। और डॉक्टर चरणदास महंत के अपने व्यक्तित्व की वजह से वहां पर उनकी अच्छी खासी पैठ है, अच्छी खासी पकड़ है और उस पकड़ को अगर देखें तो निश्चित वहां मुकाबला दिलचस्प होगा। परिणाम किस पक्ष में आएंगे वो बाद की बात होगी। शिव डहरिया को भेजा गया है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में वो आरक्षित सीट है एससी वर्ग के लिए और वहां पर एससी जी जांजगीर चांपा में समुदाय की सामाजिक समीकरण के आधार पर उनको शिव डहरिया को जांजगीर चांपा भेजा गया है। राजेंद्र साहू को दुर्ग में टिकट दिया गया है। तो इस तरीके से सभी वर्ग को, सभी समाज को साधने की कोशिश की गई है। पॉलिटिकल इक्वेशन को ठीक करने की कोशिश की गई है, बनाने की कोशिश की गई है और इस तरीके से टिकट पहली सूची में इन नामों का ऐलान किया गया है। बिलासपुर से टीएस सिंहदेव को लड़ाने की बात चल रही थी। बड़े नेता उनको चाह रहे थे कि बिलासपुर से लड़े, हालांकि वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि बिलासपुर से कौन उम्मीदवार आता है। सरगुजा से अभी बाकी है। बस्तर से दीपक वैद जो कि अभी सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जाहिर सी बात है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कवासी लखमा ने अपने बेटे को आगे किया है, हरीश लखमा को, और उनके समर्थन में वो काफी विधायकों को लेकर के और नेताओं को लेकर के दिल्ली पहुंचे हुए थे। तो इस चक्कर में पहली सूची में उनका बस्तर सांसद का नाम नहीं आ पाया है, दीपक वैद का नाम नहीं आ पाया है, जो कि संभावित था कि उनका नाम आता, लेकिन वो नहीं आ पाया है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी सीटें बच गई है उस पर मंथन अभी एक बार और होगी, उसके बाद उन सीटों को जारी किया जाएगा। जी, तो ये सारे छत्तीसगढ़ की सीटों का आपने पूरा डाटा मेरे पास रख दिया, हमारे दर्शकों के पास रख दिया कि हाँ क्या समीकरण से किसको उतारा गया है। बड़ा ही बारीक समीकरण देखा जा रहा है। रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगर जो देखा जाए तो इस लिस्ट को देखते हुए और बीजेपी के लिस्ट को देखते हुए यहाँ पर कांटे की टक्कर दिख रही है, क्या कहना है आपका? नहीं, निश्चित रूप से जैसे पर यह है कि कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित जो लिस्ट थी कि 2024 लोकसभा चुनाव की जो लिस्ट है वो कब निकलेगी, कब आएगी, ये जो है ये लोकसभा चुनाव की लिस्ट पहली आ चुकी है और उसमें 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसमें जो है 15 जो है सामान्य वर्ग के प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी को वायनाड से टिकट दिया गया है और वहीं अगर जो देखा जाए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट दिया गया है।
तो ये सारी चीजें हैं। अगर जो देखा जाए कि अगर सीटों के बारे में अगर जो हम देखें और ये बात करें तो छत्तीसगढ़ से जांजगीर चांपा से डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को चुनाव मैदान में उतारा गया है। कोरबा से जो ज्योत्सना महंत हैं इनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। और जैसा कि मैंने बताया, राजनांदगांव से भूपेश बघेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। दुर्ग से राजेंद्र साहू को चुनाव मैदान में उतारा गया है और रायपुर से विकास उपाध्याय को, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को चुनाव में उतारा गया है। तो इस तरह से ये जो चुनाव मैदान में इन सभी को उतारे गए हैं और एक तरह से राजनीतिक लक्ष्य साधने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से भी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। जी दिनेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि कांग्रेस की जो लिस्ट का इंतजार था कि बीजेपी ने तो अपनी पहली लिस्ट जारी कर दिया, लेकिन जो कांग्रेस है ये कब जारी करेगी, तो इसने जारी तो किया लेकिन मात्र 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। वो भी अगर जो देखा जाए तो कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम, त्रिपुरा और तेलंगाना, इन जगहों के पूरा, और केरला, कर्नाटक के नाम इसमें ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो इसे किस तरह से आप देख रहे हैं इस लिस्ट को कांग्रेस के? जी नमस्कार कुशवाहा जी। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो मतलब कि जैसे कि इन्होंने एक तरह से जो अपने कुछ मतलब जैसे कि अपने जो पुराने जो नेता थे और जो मजबूत जो कह रहे थे उनके जो नाम मतलब कि जो पक्का था कि ठीक है 100% को टिकट देनी है, तो वो जिसपे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोई मतलब विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं किया थे। जैसे केसी वेणुगोपाल को बोले, या जैसे आपने छत्तीसगढ़ का बताया या राहुल गांधी का बताया, तो उन्हीं सबको देखिए टिकट जो है उनकी जो सूची है वो जारी की है। दूसरा, एक बहुत बड़ी खामी इसमें नजर आती है कुशवाहा जी, मतलब जो देखने के लायक चीजें हैं, क्योंकि देखिए जैसे अमेठी सीट है, तो अमेठी इनकी जो है परंपरागत सीट थी, तो मतलब बार बार इन पे आरोप लग रहे थे कि पिछली बार जो थे मतलब जैसे कि हार गए थे, अपनी परंपरागत जो सीट है वो हार गए थे। दूसरा, जैसे कि रायबरेली की सीट है उसको छोड़ करके सोनिया गांधी जो है राज्यसभा में आ गई है। तो एक तरह से मतलब बहुत बड़ा जो है ना, एक तरह से असमंजस का सा माहौल है उस तरीके से कि भाई जैसे कि गांधी खानदान जो है, तो क्या वो दोनों सीट्स क्या छोड़ने के उसमें है कि नए किसी चेहरे को टिकट देंगे, क्या देंगे, और वो दोबारा फिर मतलब कि बार बार जैसे कि अमेठी से और स्मृति ईरानी जो है उन्होंने पूरी तरीके से ताल ठोकते हुए चैलेंज किया राहुल गांधी को कि आप यहाँ से लड़िए तो सही, लड़के दिखाइए। तो मैं ये समझता हूँ राजनीतिक के परिपक्वता के हिसाब से उनको ये करना चाहिए था कि वायनाड की सीट का त्याग करके, क्योंकि त्याग तो एक तरह से पहले ही था, क्योंकि जैसे वहां पर जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने पहले से ही मतलब एक तरह से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, और उन्होंने साहब बोला था कि आप कहीं और जो है अपना किनारा करके और कहीं ना कहीं और जो है ठिकाना अपना तलाश करिए। तो उस नाते से मुझे लगता है कि सर इनको पूरे तरीके उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके, तो उससे एक तरह से बहुत बढ़िया मिला। हार से जीतने में एक अलग चीज थी, लेकिन अमेठी से सिर्फ अगर चुनाव लड़ते राहुल गांधी, तो उससे कुशवाहा जी मैसेज ये जाता कि हाँ दबंग तरीके, दबंग का मतलब कि पूरे हिम्मत से लड़े और हिम्मत से यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसमें जनता में एक मैसेज बड़ा स्पष्ट जाता। अब एक तरह से मतलब अगर ये बाई चांस अगर दूसरी सीट के तौर पर अगर वहां से लड़ेंगे भी, तो उस मतलब उसका विश्लेषण इस प्रकार से जाएगा, जनता के बीच मैसेज ये जाएगा क्योंकि हमें एक तरह से जो है सेकंड ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं, तो जनता भी उनको सेकंड ऑप्शन के रूप में देखेगी। ये चीज थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। दूसरा देखिए, जैसे कि मतलब लोगों को लगता था, जैसे कि बीच में जनता के बीच में ये था कि शायद कम से कम जो है मतलब 100 से ऊपर जो सीट है उसकी सूची आएगी, लेकिन ये कम जैसे सूची है वो भी ऐसे मतलब बिल्कुल चुनिंदा जो है उस तरीके से, और जो मेन जो स्टेट है जैसे कोर जो एक तरह से मतलब कि मान के चले कि यूपी की तरफ से, बिहार की तरफ से, महाराष्ट्र और ये सब जो स्टेट्स हैं, तो उनको करके मतलब कहीं पे इस तरीके से उसमें जैसे सूची में इस तरह की जो मेन जो कंट्रोवर्शियल कुछ अगर मतलब सीट्स हो सकती थी, उनका कहीं पे दूर दूर तक नाम नहीं है इसमें से, तो वो थोड़ा सा एक कमी नजर आती है। बाकी अपने तरीके से उन्होंने मतलब करके ठीक ठाक किया होगा, तो हम उनको बस यही कहते हैं फिलहाल कि भाई शुभकामनाएं सभी जीत के आए, कि हमसे एटलीस्ट है कि एक पार्टी जो है सामने है और झंडा बरदार बन करके और जो है लोकतंत्र में एक तो प्रहरी के रूप में और एक तरह से मजबूत पक्ष के रूप में तो खड़ी नजर आए। क्योंकि जैसे पिछले 2 चुनाव में कुशवाहा जी 50 या 50 सीट पे सिमटी हुई नजर आई कांग्रेस, तो इस बार उम्मीद करते हैं कि ठीक है थोड़ी ऊपर बढ़े, लेकिन ऊपर बढ़ने के लिए अभी फिलहाल उस तरीके से नजर नहीं आती चीजें, क्योंकि अग्रेसिव तरीके से अगर नहीं चलेंगे तो तब तक इस सूची के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत बढ़िया कोई मैसेज जाएगा। जी एक चीज और है, अगर जो जांजगीर चांपा की बात करें, तो अगर जो बीजेपी की बात करें तो कमलेश जांगड़े को चुनाव मैदान में उतारा है बीजेपी ने, और अब कांग्रेस की लिस्ट में डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का नाम है। ये नाम और दोनों का नाम अगर जो तोला जाए एक पड़ले पर, इस समय राजनीतिक पड़ले पर, तो इस समय किसका पड़ला भारी दिखाई देगा? देखिए पलड़ा भारी दोनों में, दोनों अपनी
है नेता, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी के हिसाब से जैसे जिस प्रकार से जो चीजें चल रही हैं कुशवाहा जी, तो उस नाते से भाजपा का पलड़ा है भारी नजर आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मतलब जैसे कि अपने तरीके से अब जैसे मतलब 5 इन्होंने अपने तरीके से गारंटी कहे हैं या योजना अपना आगे के लिए मतलब कि फ्यूचर में प्लान जो है वो मतलब जाहिर की है इसमें, लेकिन उस पर कोई बहुत लंबा चौड़ा, क्योंकि जैसे क्रेडिबिलिटी जो है वो इतना लंबा चौड़ा लोगों को नजर नहीं आ रही है। जैसे युवाओं को रोजगार देने की इन्होंने बातचीत की, इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई इतने पद खाली पड़े हैं तो उसमें हम नए 30 लाख नई नौकरियां जो है वो देंगे। तो 30 लाख नई नौकरी आप कहां से लागेंगे? केंद्र सरकार में टोटल जो नौकरी जो है वही मतलब करीब 40 लाख है, तो उसमें से करीब 9 लाख के आसपास रिक्त पड़े हैं जिनको भरना है, कुछ जो भी करना है। तो उसमें आप अपने सब, जैसे यूपीए सरकार थी उस वक्त कितने खाली थे उसका डेटा आप निकाल के खंगाल के देखिए उसको से। तो उस नाते से दूसरे जैसे उन्होंने बताया कि और अन्य बहुत सारी चीजों को लेकर के और आकलन करके बताया कि इकोनॉमी को आगे रिवाइव करेंगे, आगे हम लोग इस तरीके से करेंगे। लेकिन देखिए बहुत बड़ी भारी मतलब जो ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं बिल्कुल, इस पर गुणा गणित तो होना तय है और गुणा गणित होगा भी। हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर स्टेट हेड छत्तीसगढ़ जुड़े हुए हैं। हम आपके पास आना चाहेंगे और यही जानना चाहेंगे कि कमलेश जांगड़े वर्सेज यहाँ पर शिव कुमार डहरिया है, अगर सिर्फ प्रत्याशियों को देखा जाए तो कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, प्रत्याशी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शिव कुमार डहरिया काफी पुराने नेता है कांग्रेस पार्टी के और संगठन के विभिन्न पदों पर रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनका ऑरा कमलेश जांगड़े की तुलना में बड़ा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के पक्ष में एक और स्थिति ये आती है कि जांजगीर चांपा की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उन सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र लोकसभा सीट जांजगीर चांपा ऐसा है जहां की सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। तो भारतीय जनता पार्टी के रेड जोन में जांजगीर चांपा का सीट है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो डॉक्टर शिव डहरिया एक मजबूत कैंडिडेट वहां पर हैं और मोदी लहर में कुछ बड़ा उलटफेर नजर नहीं होता है। मोदी लहर वहां पर अच्छे से प्रभावित नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर वहां मुकाबला काफी दिलचस्प रहेगा। और विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर अगर आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस का पलड़ा वहां पर मजबूत रहेगा। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर बहुत ज्यादा फोकस काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव का अभियान की शुरुआत जांजगीर चांपा से हुई है। अमित शाह ने खुद वहां से एक जनसभा के माध्यम से चुनाव अभियान की शुरुआत की है। वहां पर कई प्रमुख लोगों को लगाया गया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत को वहां का प्रभार दिया गया है और साथ ही जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, उनको वहां पर विशेष तौर पे लगाया गया है क्योंकि वहां के कलेक्टर भी रह चुके हैं, अभी मंत्री हैं, वहां के प्रभारी मंत्री हैं। तो काफी फोकस है बीजेपी का वहां पे और देखना ये होगा कि उस सीट पर जो विधानसभा में जीत का जिस तरीके से वहां पर कीर्तिमान कांग्रेस ने बनाया है उसको बरकरार रख पाती है या मोदी लहर में जो है वो कांग्रेस का सबसे सुरक्षित किला है वो ढह पाता है, बीजेपी उसको ढाने में सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये देखने वाली बात है। जी, ये देखने वाली बात होगी। तमाम सीटें हैं जिन पर अभी चर्चा करना बाकी है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, तो हम कभी और इस पर पूरी चर्चा करेंगे। फिलहाल डॉक्टर संजय शेखर आपका और दिनेश सिंह जी आपका और भी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे उनका सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जैसा कि बहुप्रतीक्षित था कि कांग्रेस की सीट यानी कि कांग्रेस की लिस्ट लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आ रही थी, आज आ गई। 39 लोकसभा प्रत्याशियों के यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं और आपको बताएं कि अभी और नाम जैसे जैसे आएंगे हम आपके पास इसको लेकर के आते जाएंगे। लेकिन अगर जो देखा जाए तो ज्यादातर नाम कर्नाटक और केरल के हैं,
छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों पर लोकसभा के उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं, अभी कुछ सीटों पर अभी शेष है। लेकिन जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं वहां पर बीजेपी के साथ अच्छी खासी टक्कर होती दिख रही है। अभी प्रत्याशियों के हिसाब से अगर जो प्रत्याशियों को नापा तोला जाए तो कुल मिलाकर के अब नाप तोल का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।